तो एमिशन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के बाद अब डिस्कस कर लेते हैं स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन थोड़ा सा डिटेल में। हाइड्रोजन सैंपल लिया गया, हाइड्रोजन यू नो डायटोमिक फॉर्म में होता है यानी कि H2। इसको हम मानेंगे ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट मतलब जो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है वो अपनी ओरिजिनल शेल यानी कि फर्स्ट वाली शेल में है। अब इस हाइड्रोजन सैंपल पर दिया गया इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, अब ये क्या होता है, काइंड ऑफ करंट जो ऑल ऑफ अ सडन दिया जाता है। तो यहाँ पे रेगुलर करंट की सप्लाई नहीं होती, अचानक से थोड़ा सा करंट हम लोग देते हैं, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। तो जब हाइड्रोजन सैंपल लेकर इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज वहां से दिया गया, पास किया गया, तो क्योंकि हाइड्रोजन डायटोमिक है, मॉलिक्यूलर फॉर्म में है, तो पहले ये स्प्लिट हो जाएगा इनटू एटम्स। ठीक है, उसके बाद ये पहुंच जाएगा एक्साइटेड स्टेट में, क्योंकि एनर्जी मिलेगी, एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेगा। तो हाइड्रोजन जो एटॉमिक फॉर्म में है वो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाता है। इसका मतलब जो उसका इलेक्ट्रॉन है जो पहले फर्स्ट शेल में था वो एनर्जी गेन करने के बाद किसी भी हायर शेल में जा सकता है। तो जब ये एक्साइटेड स्टेट में पहुंच गया, इसके बाद वो क्या करेगा, पहले तो एनर्जी एब्जॉर्ब करके ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में गया, लेकिन एक्साइटेड स्टेट हमेशा अनस्टेबल होता है। जैसे आप भी हमेशा अपने घर में स्टे करना कंफर्टेबल फील करते हैं, किसी और के घर में जाएंगे, कहीं भी जाएंगे, यू विल बी अनकंफर्टेबल। तो कुछ देर स्टे करने के बाद फाइनली यू हैव टू कम बैक। ऐसे ही इलेक्ट्रॉन्स करेंगे, वो एक्साइटेड स्टेट में चले तो गए, वहां से वो रेडिएशन को लूज करेंगे एंड द इलेक्ट्रॉन विल कम बैक टू इट्स ओन शेल जो कि उसका ग्राउंड स्टेट है। तो ऐसे यहाँ के एटम्स यानी कि एटम्स के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वापस आएंगे, एनर्जी एमिट करेंगे। जो रिजल्ट आएगा, रिजल्ट क्या मिलेगा, एक स्पेक्ट्रम जो कि होता है लाइंस की फॉर्म में। विबग्योर की तरह ये कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम नहीं होता, डिस्क्रीट लाइंस थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे मिल जाती हैं। तो ऐसा ही स्पेक्ट्रम हाइड्रोजन के केस में मिला था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो स्पेक्ट्रम था इसको स्टडी किया था द साइंटिस्ट बामत। इन्होंने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को स्टडी किया इन द विजिबल रीजन, विजिबल रेंज, क्योंकि इनको इजीली दिखाई दे गया था। यहाँ पे एक फोटोग्राफिक प्लेट लगाई गई थी जो कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर पूरा एक स्पेक्ट्रम जो मिला था लाइंस की फॉर्म में, इट वाज फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जर्व बाय बामत। अब फाइनली इन्होंने क्या किया, एक फॉर्मूला दिया कि ये इलेक्ट्रॉन जब ग्राउंड से एक्साइटेड में जाएगा, फाइनली एक्साइटेड से वापस आएगा, वो कुछ रेडिएशंस को एमिट करेगा। अब जो रेडिएशंस एमिट हो रही हैं उनके बारे में हमें कैसे पता चलेगा, उनकी फ्रीक्वेंसी या उनका वेवलेंथ कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो बामत ने एक फॉर्मूला दिया था न्यू बार का, विच इज इक्वल टू 109677 1/2 स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर। और ये जो रिजल्ट आता है ये आता है इन सेंटीमीटर इनवर्स। तो इन्होंने एक फॉर्मूला दे दिया कि जो भी रेडिएशन एमिट होगी वो इससे हमको पता चल जाएगा, वी कैन इजिली फाइंड आउट द वेव नंबर। इसके बाद हम वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इनके बाद कुछ और साइंटिस्ट है, उन्होंने भी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को स्टडी किया, लेकिन उनका ऑब्जर्वेशन थोड़ा सा और डिटेल्ड कह सकते हैं। बामत ने स्टडी किया इन द विजिबल रेंज, लेकिन बाकी साइंटिस्ट ने सोचा क्या हाइड्रोजन जो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, जो फ्रीक्वेंसी वो एब्जॉर्ब करता है, सिर्फ विजिबल रेंज में करता है, उससे पहले या उससे बाद की रेडिएशन एब्जॉर्ब नहीं हो सकती। तो उन्होंने बाकी रीजन्स को भी स्टडी किया एंड एट द एंड ये पता चला टोटल 5 तरीके की सीरीज मिलती है हाइड्रोजन के केस में। तो एक स्पेक्ट्रम जो हम लोग देख सकते हैं वो तो विजिबल रेंज में होता है, उसके अलावा भी कई सारे स्पेक्ट्रम्स होते हैं, बट दे आर इन डिफरेंट रीजन्स। नाउ लेट अस डिस्कस इन डिटेल। तो हाइड्रोजन के केस में टोटल 5 सीरीज ऑब्टेन हुई थी जिनका नाम था लाइमन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट एंड पीफन। अब ये 5 अलग अलग रीजन्स में सीरीज थी। सबसे पहले बामर ने ऑब्जर्व किया था बिकॉज इट वाज इन द विजिबल रेंज। विजिबल में हमको अलग अलग कलर्स दिखाई दे जाते हैं, फोटोग्राफिक प्लेट पे रिजल्ट आ गया था, देयरफॉर इट वाज विजिबल। तो सबसे पहले ये सीरीज का पता चला। उसके बाद ऐसा पता चला कि विजिबल के अलावा भी जो बाकी फ्रीक्वेंसीज होती हैं उनको भी हाइड्रोजन एब्जॉर्ब करता है और फिर एमिट कर देता है। तो यूवी और आईआर में भी रिजल्ट्स आए थे। अब यहाँ डिटेल को समझने से पहले थोड़ा इसको एक एग्जाम्पल लेकर इजी बनाने की कोशिश करते हैं। आप लोग सब स्टेयर्स पे चढ़े होंगे और बचपन में हम लोग क्या करते हैं, ऊपर जाने के बाद जब स्टेयर से वापस नीचे आते हैं तो हमारा तरीका सबका अलग अलग होता है। तो अलग अलग टाइप के लोग होते हैं, कुछ बिल्कुल सीधे साधे होते हैं जो स्टेप बाय स्टेप एक एक स्टेयर को क्रॉस करके आएंगे। कुछ ऐसे होते हैं, हमने भी बचपन में ऐसा किया होगा कि एक स्टेप छोड़ के गैप ले लेके हम डबल स्टेप क्रॉस करके नीचे आते हैं। कई बार 3 का गैप लेके भी कोशिश करते हैं, कई बार कोशिश की होगी, गिरे भी होंगे तो लंबा गैप लेके जंप कर करके नीचे आते हैं। और कुछ होते हैं एक्स्ट्रा टैलेंटेड, मल्टी टैलेंटेड कह लो, आलसी कह लो, ठीक है, या स्मार्ट कह लो। वो क्या करते हैं, कौन मेहनत करे स्टेप बाय स्टेप नीचे जाने की, वो सीधा रेलिंग पे बैठते हैं और फिसल के डायरेक्ट नीचे आ जाते हैं। तो
तो यानी कि ऊपर जाने को तो ठीक है, जितनी एनर्जी है उसके हिसाब से ऊपर चले गए, लेकिन जब स्टेयर से वापस नीचे आना है तो हमारी चॉइस होती है हम कैसे आना चाहते हैं। ऐसा ही एटम्स के केस में होता है। हमने डिस्कस किया हाइड्रोजन के केस में कि जब हाइड्रोजन सैंपल लेकर इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज उसको दिया गया तो क्या होगा, जो एटम्स के इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में है वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे, वो कहां पहुंचेंगे, एक्साइटेड स्टेट में। अब एक्साइटेड स्टेट से उनको वापस आना है तो इट इज कंप्लीटली देयर चॉइस, वो कैसे आते हैं। वो स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे आ सकते हैं, वो थोड़ा लंबा गैप लेके आ सकते हैं, या वो बहुत लंबा गैप लेके सीधा ऊपर से नीचे छलांग लगा सकते हैं। तो दैट इज कंप्लीटली देयर चॉइस। उसी चॉइस के हिसाब से ये हमारे पास 5 सीरीज निकल के आती हैं। अब यहाँ पर क्या होता है, ये हमने अलग अलग शेल्स शो कर रखी हैं एटम्स की। दिस इज द फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सो ऑन। नॉर्मली एटम को हम राउंड दिखाते हैं, सेंटर में होता है न्यूक्लियस, उसके बाहर इस तरीके से शेल्स होती हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो ये सर्कुलर ना दिखा करके हमने यहाँ इस फॉर्म में इसको दिखा दिया, तो ये भी नंबर ऑफ शेल्स ही है। एक्चुअली में पूरा आप सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। अब क्या हम ऐसा मान के चलते हैं कि ये ग्राउंड स्टेट है जहां पे हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट था, इसको जब एनर्जी मिली, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मिला, ये जंप करके सपोज यहां कहीं पहुंच गया। अब वो भी डिपेंड करता है, अलग अलग जो इलेक्ट्रॉन्स हैं अलग अलग शेल्स में जा सकते हैं, कहीं भी गया हो हमें उससे मतलब नहीं है। हमें सिर्फ ये देखना है इलेक्ट्रॉन ऊपर से जंप करके कहां आता है। तो डायरेक्ट जो उसका जंप होगा वो किस वाली स्टेप पे होगा, किस वाली स्टेयर पे होगा, या कह सकते हैं किस वाली शेल पे होगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन कहीं भी हो हमें मतलब नहीं है, वो 7th शेल में हो, 6th में हो, 5th में, 4th में, 3rd में, 2nd में, या इससे ऊपर कहीं भी। अगर वो डायरेक्ट जंप लगा के फर्स्ट वाली शेल में पहुंचता है, इसको हम बोलते हैं लाइमन सीरीज। अब जब वो इतना लंबा जंप लगा के सीधा फर्स्ट शेल में आएगा तो जंप लगाने के लिए वो एनर्जी को एमिट करेगा। वो जो एनर्जी रेडिएट होती है वो यूवी रेंज की होती है। ठीक है, तो काफी ज्यादा एनर्जी वो रेडिएट करके, जैसे यहाँ डायरेक्ट अगर फर्स्ट स्टेयर पे कूद जाता है, मान लो ऊपर से आपने छलांग लगाई, पहली सीढ़ी पे आप जंप करके चले गए, तो कहीं भी इलेक्ट्रॉन है फर्क नहीं पड़ रहा, डायरेक्ट जंप उसने कहां लगाया, फर्स्ट वाली शेल में। इसको हम बोलते हैं लाइमन सीरीज। इसके बाद इलेक्ट्रॉन कहीं भी हो, अगर पहले वो सेकंड शेल पे कूदा, फाइनली तो उसने फर्स्ट में जाना ही जाना है, ये उसका ग्राउंड स्टेट है, वो बाद में जाएगा, बट अगर पहले वो जंप करके सेकंड शेल में आता है तो यहां जो एनर्जी रेडिएट करता है वो होती है विजिबल रेंज में, वो हमको दिखाई देती है। तो ये वाला स्पेक्ट्रम अगर हम देखेंगे ये हमको कलर्ड दिखाई देगा, विल बी गेटिंग सम कलर्ड लाइंस इन दिस केस। ठीक है, तो अगर इलेक्ट्रॉन जंप करके सेकंड शेल में आता है, मतलब पहला जो कदम वो रखता है, मान लो सेकंड वाली स्टेयर पे रखता है, उसे हम बोलते हैं बामर सीरीज। इसके बाद वापस वो फर्स्ट तक तो आएगा, तो जब वो फर्स्ट पे कूदेगा तो वो बन जाएगी लाइमन सीरीज। तो अगर ये 2 कदम चलेगा तो एक बार बामर सीरीज मिलेगी और एक बार हमको मिलेगी लाइमन सीरीज। ऐसे ही मान लो जो इलेक्ट्रॉन था वो इतना लंबा नहीं कूदना चाहता, वो कूदा और सीधा कहां जाके रुका, थर्ड शेल पे। तो अगर इलेक्ट्रॉन का स्टॉपेज आता है थर्ड वाला शेल, उसको बोल देंगे पास्चन। आप ऐसा भी कह सकते हैं अलग अलग स्टेशन के अलग अलग शहरों के नाम है, तो कहाँ इलेक्ट्रॉन स्टॉपेज ले रहा है उसके हिसाब से हम नाम दे देते हैं। तो वो कहीं से भी आ रहा हो, किसी भी शहर से आ रहा हो, किसी भी स्टेशन से आ रहा हो, फर्क नहीं पड़ रहा, हमने तो देखना वो पहुंचा कहाँ पे। तो अगर वो थर्ड शेल में पहुंचता है तो थर्ड वाले का नाम होता है पास्चन सीरीज। ऐसे कहीं से भी जंप करके अगर फोर्थ पे वो स्टॉप लेता है वो हो जाएगा ब्रैकेट, और फिफ्थ पे अगर एक स्टॉप लेता है वो हो जाएगा P1। फाइनली उसने वापस आना। तो आप ऐसा मान लो आप दिल्ली में ट्रैवल कर रहे हो वन प्लेस टू अनदर, कई सारे बीच में स्टेशन हैं। अब कोई आपसे पूछे तुम कहां से कहां और आए और कैसे आए, तो हो सकता है आप अपने इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट पे डायरेक्ट पहुंच गए हो, डायरेक्ट आपको मेट्रो मिल गई हो, आपने कोई भी स्टेशन बीच में रुके नहीं, आप कहीं भी आपने कोई ट्रेन चेंज नहीं की, तो आप बोलोगे मैं पर्टिकुलर स्टेशन पे था, फाइनली कहां पहुंचा, ये पोजीशन ए जो है मैं यहां आ गया। लाइक लाइमन, आपने बोला मैं लाइमन वाले स्टेशन पे पहुंच गया, लेकिन ऐसा हुआ कि आप यहां से चले इनिशियल पॉइंट से, आप पहले यहां एक स्टॉप लेते हो, मेट्रो यहां रुकी है, आप यहां उतरे, आपने मेट्रो चेंज करी, फिर आप फाइनली अपनी पोजीशन पे गए। आप कोई पूछेगा तो आप क्या कहोगे, पहला स्टॉपेज था बामर, उसके बाद मेरा स्टॉपेज था लाइमन। तो ऐसे स्टॉपेजेस के हिसाब से ये सीरीज के नाम आते हैं, बस इनकी जो रीजन है वो अलग अलग है। तो डायरेक्ट यहां से यहां आने का मतलब लंबी जो जर्नी है उसका नाम क्या है, वो यूवी रेंज में है और इसका नाम है लाइमन। और यहां से यहां वाला जो जंप है ये बामर है, बामर के बाद वापस यहां आएगा लाइमन। ये जो जंप है थर्ड वाले स्टेशन का, इसका नाम है पास्चन। अब थर्ड से डायरेक्ट अगर इलेक्ट्रॉन यहां जंप करेगा तो हम बोलेंगे पास्चन के बाद उसका स्टॉपेज है लाइमन। लेकिन यहां से वो पहले यहां अगर रुकता है तो हम बोलेंगे वो पहले कहां रुका, बाल्मर वाले स्टेशन पे, फिर वो पहुंचा लाइमन स्टेशन पे। बस इस तरीके से सीरीज होती है।
उसी की समरी हमने यहाँ पर दिखा रखी है। तो 5 टाइप की ये सीरीज है। ये जो N1 है, दिस इज द फाइनल पोजीशन। कहीं भी इलेक्ट्रॉन है वो जंप करके कहाँ पहुंच रहा है, तो अगर फर्स्ट में पहुंच रहा है तो ये हो गया लाइमन, सेकंड शेल में पहुंचेगा तो बामर, थर्ड में आएगा तो पास चेन, देन फोर्थ का ब्रैकेट और फिफ्थ का हो जाएगा P1। कहां से आ रहा है, ये उसका इनिशियल स्टेज है। दिस इज नेवर फिक्स, वो कहीं से भी आए फर्क नहीं पड़ रहा, सेकंड थर्ड फोर्थ कहीं से भी आए, लेकिन डायरेक्ट उसका जंप फर्स्ट में होना चाहिए। ऐसे डायरेक्ट अगर जंप उसका सेकंड में है वो हो जाएगा बामर। ठीक है, तो इस तरीके से इसको समझना। और ये इनकी रीजंस लिखी हैं कि ये जो एनर्जी लूज करके रेडिएट करके वापस आएगा वो किस रेंज में फॉलो करती है, किस रेंज में लाई करती है। तो अभी कुछ ही देर पहले हमने डिस्कस किया था कि सबसे पहले हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को ऑब्जर्व किया था बामर ने, और उन्होंने एक फॉर्मूला भी दिया था टू कैलकुलेट वेव नंबर। फॉर्मूला क्या था, 109677 1/2² माइनस 1/n², और रिजल्ट आता है सेंटीमीटर इनवर्स में, यानी कि जो यूनिट है न्यू बार की वो रहेगी सेंटीमीटर इनवर्स। अब शायद आपको समझ में आ जाए कि यहाँ पे 2 क्यों लिया गया था, क्योंकि कहीं से भी इलेक्ट्रॉन जंप करके जब सेकंड वाली शेल में पहुंच जाता है तो इसीलिए यहाँ पे 1/2² है। लेकिन जब उसके बाद 5 सीरीज का पता चल गया कि विजिबल के अलावा इधर और इधर वाली रेडिएशन भी वो एमिट करता है, तो फाइनली एक ये मॉडिफाइड फॉर्मूला आ गया। तो न्यू बार इज इक्वल टू 109677 1/n1² माइनस 1/n2²। इस 2 को जनरलाइज कर दिया गया। जरूरी थोड़ी इलेक्ट्रॉन जंप करके हमेशा सेकंड वाली ही शेल में आएगा, किसी भी शेल में वो स्टॉपेज ले सकता है। तो इसको जनरलाइज करके ऐसा लिखा गया 1/n1² माइनस 1/n2², रेस्ट एवरीथिंग वाज सेम। अब यहाँ पर n1 होता है फाइनल, जंप करके जहां वो पहुंचा, फाइनल का मतलब हमेशा स्मॉल नंबर आएगा। क्वेश्चन में कई बार जैसे 2 नंबर्स दिए होते हैं, जो छोटा वाला नंबर है वो आपको लेना है इन केस ऑफ दिस n1। और n2 होता है ऊपर वाली स्टेज जहां से उसने जंप किया, तो वो होता है इनिशियल यानी कि बड़ा वाला नंबर। यहाँ पे ये जो वैल्यू हमने यूज की है 109677, इसको R से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको बोलते हैं रिडबर्ग कांस्टेंट। अब यहाँ एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज है नोट करने के लिए, वो ये है कि हाइड्रोजन आप सबको पता है उसका एटॉमिक नंबर 1 होता है, यानी कि उसके पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से एनर्जी लेने के बाद एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, और जब वो एक्साइटेड से वापस आएगा, क्योंकि वो एक इलेक्ट्रॉन है तो एक ही तो लाइन आनी चाहिए। एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, कोई एक फ्रीक्वेंसी लेकर जाएगा, उसी फ्रीक्वेंसी को रेडिएट करके वो नीचे आ जाएगा। तो जब एक इलेक्ट्रॉन एक फ्रीक्वेंसी रेडिएट करता है तो हमको इतनी सारी लाइंस कैसे मिल जाती हैं, वो भी कई सारी लाइंस विजिबल में है, उसके बाद यूवी में है, उसके बाद IR में भी है। तो ढेर लाइंस कहाँ से आती हैं, तो इसका रीजन ये है कि जब हम किसी चीज का सैंपल लेते हैं, आपको पता है साइज ऑफ एटम्स इज वेरी वेरी स्मॉल। ठीक है, आप बिल्कुल पिंच भी किसी का लेके चलोगे तो इट विल कंटेन थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स जो भी है। तो इतने से पिंच में भी हजारों हमारे पास एटम्स होंगे। अब हर एक के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, सबके इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे लेकिन सेम अमाउंट नहीं करेंगे, सबको अलग अलग एनर्जी मिलेगी। जो कम एनर्जी लेगा वो थोड़ा ऊपर तक जाएगा, वहीं से नीचे आ जाएगा, थोड़ी सी एनर्जी रेडिएट कर देगा। जो ज्यादा एनर्जी गेन करेगा वो ज्यादा ऊपर तक गया, वहां से नीचे आया, उसने ज्यादा एनर्जी को रेडिएट किया। तो क्योंकि इतने से पिंच ऑफ सैंपल में भी हजारों एटम्स हैं हमारे पास, इसीलिए खूब सारी लाइंस हमें मिल जाती हैं रिजल्ट में। क्लियर? I hope it is clear. कोई और डाउट हो तो you can ask me in the comment section.